हेलो टू ऑल बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर 5 के ऊपर, और जो लेक्चर 5 में जो हमको कंटेंट पढ़ना है वो देखना है। देखिए, ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक लेक्चर होने वाला है बच्चों। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 11th क्लास में चल करके घूम करके आएंगे, राइट। लेकिन थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे 11th क्लास को, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझिए। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के बाद में आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो मैं थ्योरी लिखाऊंगा उसके कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखिएगा और इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। तो कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक, पूरे किंगडम्स का, लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी का हम लोगों ने क्या किया था, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिज्म को कई किंगडम में डिवाइड किया था, ठीक है। अब वो जो किंगडम थे उसका शुरुआत कहां से हुआ और कहां पर जाकर के वो किंगडम्स खत्म हुए, उनकी बात हम लोग करेंगे। यानी कि यहाँ हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बच्चों, अच्छे से समझिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग यहाँ पर किंगडम देखने वाले हैं उसका नाम है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें जो खास खास बातें, बहुत डिटेल में अपन लोग नहीं जाएंगे, बस खास खास बातें सरफेस एरिया से लेकर के आए हैं, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं बच्चों, उनको आप याद रखिएगा। पहली खास बात आपको याद रखनी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया। तो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, अरस्तु साहब ये एक वैज्ञानिक थे, इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है, ठीक है, अरिस्टोटल, इनका इंग्लिश नेम क्या है, अरिस्टोटल, इसको पढ़ते हैं। तो अरस्तु ने, देख लीजिए, अरस्तु ने सबसे पहले, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, जो प्रपोज किया था वो अरस्तु ने किया था। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज्ड किया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो 2 किंगडम क्लास, यानी किंगडम यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो शुरुआत हुआ वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम लोग यहाँ पर किंगडम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिस्टमैटिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम लोगों ने 11th में ही पढ़ के रखा हुआ है, या आपके जो बॉटनी वाले सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, राइट। हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया लेकर के, मतलब सरफेस चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको देख रहे हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? अरस्तु ने प्रपोज किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अरस्तु को, ये खास बात है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी अगर आप लोग जो हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, 12th क्लास में जीव विज्ञान पढ़ करके आए, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों को इंक्लूड किया गया है, राइट। तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों आता है आपका, समझ रहे हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जो पिता कहा गया है वो किसको कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। वाह, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं किसको माना जाता है? अरस्तु जी को ही कहा जाता है या माना जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बॉटनी के फादर कौन है? तो बॉटनी के फादर हमारे हैं थियोफ्रास्टस, राइट। अब बात आती है कि सर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया अरस्तु साहब ने, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, पूरे विश्व में जो, पूरे पृथ्वी पर जो, अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग एनिमल और प्लांट की बात करते हैं स्पेशली, तो इन्होंने इन दोनों ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में रखा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो पहला किंगडम दिया गया, ठीक है, वो था किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। दैट मीन्स इस किंगडम के अंतर्गत लिख लीजिए किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत लिखें
इस किंगडम एनिमेलिया को दो स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर रखा। दो स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर रखा, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो स्पेशली दो स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर रखा गया। पहला जो यहां पर बेस था वो था ऐसे जंतु या ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है। ऐसे जंतु जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है उनको इन्होंने कहां रख दिया, एनिमल किंगडम में रख दिया, लेकिन ये एक कैरेक्टर बना दिया। ऐसे जंतु जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है, तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स वाले या रेड ब्लड को जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, एनिमल शो करते हैं, उनको क्या कर दिया गया, इस कैरेक्टर के आधार पर, या हम कह सकते हैं इस बेसिस पर रख दिया, स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर इंक्लूड कर दिया इसके अंतर्गत। दूसरा जो कैरेक्टर इन्होंने लिया वो था ऐसे जंतु जिनमें, हाँ बिल्कुल सही है, रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे जंतु जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसमें हीमोसाइनिन होता है, हीमोएरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड अलग कलर का शो होता है। लाइक बहुत सारे मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर में, लोअर नॉन कॉर्डेट और हाई नॉन कॉर्डेट के बारे में। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम एनिमेलिया के अंदर इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे किंगडम एनिमेलिया की, यानी किंगडम एनिमेलिया में ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया जिनमें दो स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। एक तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, रेड ब्लड का पाया जाना, दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, रेड ब्लड का नहीं पाया जाना। तो अरस्तु साहब ने जो बेस लिया वो ये बेस था, इसको याद रखिएगा। तो हमारा इस तरीके से दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। नोट इसी किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, यह टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मान्य नहीं है। यानी आज के दौर में हम लोग इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को मान्यता नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने किंगडम प्लांटी में फंजाई यानी कि कवक या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको इन्होंने खोजा नहीं था, अरस्तु ने किंगडम प्लांटी में फंजाई यानी कवक, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, व किंगडम एनिमेलिया में यूग्लिना आदि ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं किया। इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया, राइट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लॉप हो गया अरस्तु का। लेकिन एक खास बात आप ये याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है या टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले जो दिया था वो अरस्तु साहब ने दिया था, यानी कि इन्होंने नींव तो रखी। अब डेफिनेटली जो शुरुआत करता है वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी शुरुआत नहीं होती, समझ रहे हैं।
तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में सेकेंड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा रहेगा वो रहेगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहां से सबसे पहला तो क्वेश्चन यही प्रोड्यूस होता है कि सर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया? तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत हैकेल ने, एक साइंटिस्ट है हैकेल, हैकेल ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1866 1866 में, याद रखिएगा डाटा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, राइट? हाँ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। से अगला पॉइंट लिख लें, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, याद रखिएगा, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। जिन्होंने या जिसमें, ऐसे लिख लें, जिसमें इन्होंने सभी एक कोशिकीय, याद रखिएगा इस बात को, जिसमें हैकेल साहब ने सभी एक कोशिकीय जीवों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा। ठीक है, तो इस किंगडम के अंतर्गत इन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको इंक्लूड कर दिया था, राइट? अब जैसे कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो किंगडम इन्होंने दिया वो था प्रोटिस्टा, यानी जो अरेंजमेंट किया वो क्या है? प्रोटिस्टा। दूसरे नंबर पर इन्होंने दिया किंगडम प्लांटी, यानी प्लांट्स को इंक्लूड किया। और थर्ड किंगडम इन्होंने कौन सा दे दिया? थर्ड किंगडम दिया एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया। तो किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को, और किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को, और किंगडम प्रोटिस्टा में समझिए ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर इन्होंने प्रपोज कर दिए, इंक्लूड कर दिए। अब खास बात यह है कि सर आज की डेट में इसको मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है ना? तो नोट पॉइंट लिख लीजिए, इसका भी हम लोग डीमेरिट लिख लेते हैं भाई, इसको आज कल क्यों नहीं मानने हैं, 5 मिनट क्यों मानने हैं? तो लिखें, यह क्लासिफिकेशन सिस्टम भी मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सिस्टम ने हैकेल साहब ने, है ना, क्योंकि इस सिस्टम में हैकेल ने प्रोकैरियोट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, यानी कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स को अलग से इंट्रोड्यूस नहीं किया, प्रोटिस्टा में ही प्रोकैरियोट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस वजह से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या हो गया? अमान्य हो गया। ठीक है, अब जैसे ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फ्लॉप होता है, ठीक है, एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम देने के लिए एक साइंटिस्ट पैदा हो जाते हैं जिनका नाम है कॉपलैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को, राइट, जब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे तो उसमें जो थ्योरी लिखेंगे तो उसमें ये बात लिखनी पड़ेगी कि सबसे पहले किंगडम मोनेरा को
जो प्रपोज किया था वो किसने किया था? कॉपलैंड ने प्रपोज किया था। यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको कहां इंक्लूड कर दिया? किंगडम मोनेरा ने। लेकिन एक गलती इन्होंने कर दी। गलती क्या कर दी वो हम लोग लिखते हैं। फिलहाल पहले तो हेडिंग डाल दो, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फ्लॉप हुए तो हमारे आर.एच. विटेकर साहब आए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है। अधिकतर वही यूज होता है, ठीक है, अधिकतर वही यूज किया जाता है। तो लिख लें इसमें, कॉपलैंड ने इसे 1956, याद रखिएगा, कॉपलैंड ने इसे कब? 1956 में प्रपोज किया। यानी कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कब प्रपोज किया गया था? 1956 में। किसने प्रपोज किया? कॉपलैंड ने प्रपोज किया, ठीक है। अगला पॉइंट, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा, याद रखिएगा, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में किसने बताया? हमारे कॉपलैंड साहब ने बताया। तो यहां पर जो किंगडम दिया गया वो कैसा दिया गया? तो सबसे पहले यहां पर किंगडम मोनेरा, ये देखिए, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हम लोग विटेकर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मोनेरा सबसे पहले, कहीं पर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया था, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते थे कॉपलैंड के क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर। लेकिन 5 किंगडम जब क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तब हमको अच्छे से समझ में आया कि किस ऑर्गेनिज्म को कैसे और किस वे में हमको पढ़ना चाहिए जिससे हमको असुविधा का सामना ना करना पड़े, अधिकतर सुविधा हो, ठीक है। तो वो हमारे जो आर.एच. विटेकर साहब हैं उन्होंने कर दिखाया था। तो खैर यहां पर लिखे किंगडम मोनेरा, ठीक है। बी जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। थर्ड जो किंगडम है वो है प्लांटी। और पांचवा जो है वो फोर्थ जो है वो है एनिमेलिया। तो कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, राइट, जिसमें इन्होंने किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। अब किंगडम मोनेरा में इन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? जिसकी वजह से बेचारे फ्लॉप हो गए। एक गलती ये कर दी कि इन्होंने इस मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को तो रखा ही रखा, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने यूकैरियोट्स को भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो कॉपलैंड साहब थे ये फ्लॉप हो गए। और किंगडम मोनेरा में, अच्छा यहां पर एक खास बात और, किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी में इन्होंने फंजाई को भी इंट्रोड्यूस रखा, यानी फंजाई को भी इन्होंने इसी में इंक्लूड कर रखा था, फंजाई को अलग से नहीं कहा। तो एक्चुअल में क्या था कि यहां पर 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बेचारे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और इनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। तो 1956 से ये जब चिल्लाना शुरू किए कि सर हमको किंगडम मोनेरा से, यानी किंगडम मोनेरा से यूकैरियोट्स, इधर बेचारा रो रहा था, समझ रहे हैं, यूकैरियोट्स बहुत रो रहा था, और इस साइड में फंजाई जो हमारा था ये बेचारा बहुत रो रहा था, बड़ा उदास था, और ये चिल्ला रहे थे कि भैया हमको यहां से निकालो, क्योंकि हमारा कैरेक्टर जहां आपने रखा है इन ऑर्गेनिज्म की तरह तो लग ही नहीं रहा है, इनकी तरह तो हम मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो फरियाद है वो 1956 से बेचारा इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, और 1969 में जाकर के एक साइंटिस्ट पैदा हुए, मतलब पैदा नहीं, एक साइंटिस्ट आए, पैदा तो पहले हुए। 1969 में जब ये आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आर.एच. विटेकर, तो इन्होंने इन दोनों ऑर्गेनिज्म की बात को सुना, और सुनने के बाद में इनसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम आपका निवारण करते हैं, आपको हम सही जगह रखते हैं। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन फ्लॉप क्यों हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें।
तो नोट पॉइंट डाल दीजिए, नोट इसमें लिख लें, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी अमान्य है क्योंकि कॉपलैंड ने किंगडम प्रोटिस्टा सबसे मेजर जो है, किंगडम मोनेरा, क्योंकि कॉपलैंड ने किंगडम मोनेरा में ही सबसे मेजर जो यहां पर फॉल्ट है वो यही है, किंगडम मोनेरा में ही प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को एक साथ इंट्रोड्यूस किया जो सही नहीं है। अब इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है कि किंगडम प्लांटी में फंजाई को भी इंक्लूड किया रखा, तो इस वजह से ये और भी अमान्य हो गया। तो सबसे मेजर जो यहां पर कारण है ये फ्लॉप हुआ वो है कि किंगडम मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स को ही सिर्फ रहना चाहिए, इसमें इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को भी प्रपोज कर दिया, जैसे कि यूग्लिना वगैरह को इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब आप जानते हैं कि यूग्लिना में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में डिफरेंस पढ़ के रखा हुआ है ना, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उनका न्यूक्लियस इंसिपिएंट टाइप का होता है, सत्य प्रकार का होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ में नहीं बाउंडेड रहती। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अच्छे से पाया जाता है और यहाँ पर जो डीएनए पाया जा रहा है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी अच्छे से पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए यूकैरियोट को यहाँ पर नहीं रखना है, इसी वजह से बेचारे यूकैरियोट्स रो रहे थे। और जब ये रोए तो भैया एक अवतार हुआ जिसका नाम था आर.एच. विटेकर, और इन्होंने अपना अवतार लेकर के ईश्वर के रूप में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज कर डाला, है ना। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये काफी ट्रस्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है और अधिकतर इसी के आधार पर ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? तो लिखें आर.एच. विटेकर ने सर्वप्रथम 1969 में, याद रखिएगा 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। दूसरी बात लिख लें, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम माइकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम माइकोटा को प्रपोज किया जिसमें फंजाई को किंगडम प्लांटी से, सबसे पहले तो प्लांटी से फंजाई को निकाला, ठीक है, किंगडम प्लांटी से हटाकर रखा। ठीक है, कहां रखा? किंगडम माइकोटा में। तो किंगडम माइकोटा में किंगडम प्लांटी से फंजाई को निकाल करके प्रपोज कर दिया था, किसने? विटेकर साहब ने। तो यहां पर 4 तो पहले से ही थे हमारे पास में, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, लेकिन अब एक और किंगडम बढ़ गया जिसका नाम है किंगडम माइकोटा। और ये ठीक भी है यार, क्योंकि किंगडम माइकोटा में जो फंजाई इंट्रोड्यूस किए गए हैं इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ही है, आप समझें, इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है
और इनके अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फंगस हैं, बहुत सारे फंगस आज की डेट में खोजे जा चुके हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बात यह आ रही है कि सर इसको प्लांट में क्यों रखा गया था, प्लांट्स की कैटेगरी में इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्लांट की कैटेगरी में इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि फंजाई के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, राइट, पहला स्पेसिफिक। बट यहां पर एक कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा था, वो ये था कि जितने भी फंजाई होते हैं इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि कलरलेस होते हैं ये सभी के सभी। अब आप कहेंगे सर नहीं, हमने तो कुछ ऐसे फंगस देखे हैं जो कलरलेस नहीं है सर, वो तो कलरफुल है। लेकिन आपने कोई ग्रीन फंगस नहीं देखा होगा, हाँ एक्सेप्शन है, वो एक अलग मैटर है। कोई ग्रीन फंगस अधिकतर नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, राइट। लेकिन क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन कब पाया जाता है ये भी याद रखिएगा, ये तब पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट जब ये फंजाई अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं, यानी कि जब इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो बेटा स्पोर्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रोटी का टुकड़ा देखा होगा, काफी दिनों तक अगर वो रखा रहे, रोटी काफी दिनों तक रखी रहे, या अचार मुरब्बा आपने देखा होगा, अचार के ऊपर आपने देखा होगा स्पेशली कि फंगस लग जाता है, फफूंद जिसको हिंदी में कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में यार, ठीक है, रोटी के ऊपर लग जाता है। चमड़े के जूते या चमड़े की कोई घर में चीज रखी हुई तो उसके ऊपर भी अगर सीलन वहां पर आ रही तो वहां पर वो पैदा हो जाते हैं, राइट, फंगस उसके ऊपर है। तो फंगस कैसे होते हैं, एकदम व्हाइट कलर के शुरुआत में, लेकिन बाद में वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे कि रोटी का काला फफूंद हम कहते हैं ना, रोटी का काला फफूंद तब होता है जाकर के, फफूंद तब ब्लैक होती है जब वो अपनी कंप्लीट एसेक्सुअल स्टेज में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। जब उसमें स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं तब वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब आप देखेंगे, जब अगर आप रिसेंटली स्टेज में उसको देखें, राइट, शुरुआती दौर में देखें, फंगस जब लगता है तो वो व्हाइट कलर का होता है ना, बहुत सारे स्पोर्स, मतलब रोए लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, रोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो ये फंगस की विशेषता है। तो फंगस को यहां से निकाल करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम माइकोटा बनाएगा, उसमें रख दिया गया। ठीक, किसने रखा, आर.एच. विटेकर साहब ने रखा। इतना ही नहीं बल्कि आर.एच. विटेकर साहब ने, लिख लीजिए, और इन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया बल्कि एक और काम किया, और इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो 7 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर, ऐसे लीजिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा से हटाकर, किंगडम मोनेरा से हटाकर किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको किंगडम मोनेरा से हटा करके किंगडम प्रोटिस्टा में भी किसने रखा, आर.एच. विटेकर साहब ने रखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आर.एच. विटेकर साहब ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो किसके आधार पर दिया, बेसिस क्या था इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो स्टार बना करके लिख लीजिए। इन्होंने आर.एच. विटेकर ने ना, इन्होंने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 3 क्राइटेरिया में दिया। यानी कि इन्होंने 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के आधार पर, यानी 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने रखी जिसके आधार पर इन्होंने किंगडम मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर दिया। तो पहला जो बात यहां पर था वो क्या था, वो था कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म का जो सेल स्ट्रक्चर है उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जटिलता क्या है, उसके आधार पर। यानी कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको बाद में पढ़ेंगे। अब उसका अरेंजमेंट कैसा है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आर.एच. विटेकर साहब ने, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर
एक ये क्राइटेरिया लिया कि ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, इन्होंने खास बात याद रखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो संरचना है वो कैसी है, उसके आधार पर भी इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। मतलब आधार तो यही तीनों थे, इसी के आधार पर एक ही किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के आधार पर एक दिया, दूसरे आधार पर ये दिया। मतलब 3 क्राइटेरिया इन्होंने लिया और 3 क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। और जो तीसरा क्राइटेरिया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को किस तरीके से ऑब्टेन करता है उसके बेसिस पर, यानी ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसके आधार पर आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज भी मान्य है। अच्छा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, उसमें कुछ खास बात यह है कि यहाँ पर एक कार्ल वूज साइंटिस्ट है, इन्होंने बस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। तो सारे किंगडम को इन्होंने 3 डोमेन में ये लेकर के आ गए, सारे किंगडम को 3 डोमेन में लेकर के आ गए। तो एक अलग मैटर, अभी आगे हम लोग देख लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग एक एक किंगडम को देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो पहला किंगडम है, पहला जो यहां पर किंगडम रखा गया है वो है मोनेरा। पहला किंगडम कौन सा रखा गया है, मोनेरा। तो मोनेरा में क्या खास बात इन्होंने देखी, तो लिख लीजिए, इस किंगडम में ऑल प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये प्रोकैरियोट्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है, दूसरा यू बैक्टीरिया होता है। आर्की, ए फॉर आर्की, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सत्य प्रकार के नहीं है। मतलब सर ये भी, इसमें भी कुछ खास बात है। हाँ, आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले बने और आर्की बैक्टीरिया के बाद में यू बैक्टीरिया बने जो ट्रू टाइप के थे। ठीक है, तो इस किंगडम के अकॉर्डिंग इन्होंने, मतलब किंगडम मोनेरा में आर.एच. विटेकर साहब ने क्या किया कि यहां पर आर्की बैक्टीरिया को प्रपोज कर दिया, आर्की बैक्टीरिया को प्रपोज कर दिया, एज वेल एज इन्होंने यू बैक्टीरिया को भी इन्होंने इसी के अंतर्गत प्रपोज कर दिया। ठीक है, ये बात कार्ल वूज को समझ नहीं आई, तो कार्ल वूज ने एक तो अपना ये मेथड लिया कि किंगडम मोनेरा में जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है इसको अलग किया जाए, जिसके आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, 3 डोमेन सिस्टम दे दिया। आगे देखेंगे। फिर सेकंड जो हमारा है वो कौन सा है, किंगडम, थोड़ा सा स्पेलिंग से करिए, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें इन्होंने क्या खास बात रखा, तो देखिए इसमें लिखिए, इस किंगडम में ऑल यूनिसेलुलर, समझिए, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ओहो, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है या इंट्रोड्यूस किया है। अब यहां पर जो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, तो पहला तो फोटोसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक, जैसा कि यूग्लिना आप जानते हो, है ना। तो यूग्लिना एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और प्रोटिस्टा भी क्यों रखा गया, क्योंकि ये, इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल तो पाया जा रहा है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही, जिसके कारण इसको कहां नहीं रख सकते हैं, प्लांटी में नहीं रख सकते हैं। दूसरी खास बात इसमें, बहुत खास बात यह है कि जो यूग्लिना है ये एनिमल की तरह लोकोमोशन शो करता है, जो कि प्लांट के कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। एक कैरेक्टर मैच कर रहा है प्लांट के कैरेक्टर से कि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और दूसरा कैरेक्टर मैच कर रहा है कि ये लोकोमोशन कर रहा है। तो इसको क्या किया गया है, हम लोगों ने माना है कि जो यूग्लिना है ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग कड़ी है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि या तो
एनिमल से प्लांट का फॉर्मेशन हुआ या प्लांट से एनिमल का फॉर्मेशन हुआ, हम ऐसे मान सकते हैं। तो यहां पर देखा गया कि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनका जेनेटिक लेवल, उनका कंपोजिशन, मतलब जेनेटिक लेवल तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन कंपोजिशन की बात करें तो सारा का सारा सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट, एनिमल सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सब एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर एक रखे गए हैं क्या, फोटोसिंथेटिक। दूसरा कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड किया गया है, एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, यहां पर प्रोटोजोन्स को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि यहां पर प्रोटोजोन्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, मोनोसिस्टिस, ये प्रोटोजोन्स में आते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देन थर्ड हमारा जो आता है किंगडम, वो 3 क्राइटेरिया के आधार पर यहां पर इंक्लूड किया गया है, किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा। अब किंगडम माइकोटा में कौन रखे गए हैं, तो हाँ भैया किंगडम माइकोटा में सही समझ रहे हैं, कौन रखे गए हैं, फंजाई रखे गए हैं। तो लिख लीजिए किंगडम, या इस किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक, समझिए हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये रह करके अपना भोजन व्यतीत करते हैं या अपना प्राप्त करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर एग्जांपल फंजाई, कवक, जितने भी कवक हैं उनको यहां पर रख दिया गया, ठीक है, किंगडम माइकोटा में। फोर्थ जो यहां पर हमारा है वो है किंगडम प्लांटी। बहुत खास बात है बेटा, बहुत अच्छे से हम लोग यहां पर, आप बुक में इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बहुत वहां पर डिटेल में दे दिया गया है, हम ये कह सकते हैं बड़ा घिचपिच कर दिया गया है। यहां पर उन सभी का निचोड़ हम लोग देख रहे हैं, जो खास खास बातें वो आप समझ लीजिए। तो किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में किनको इंट्रोड्यूस किया गया है, किनको रखा गया है, सर डेफिनेटली प्लांट्स को रखा गया। तो लिख लीजिए इस किंगडम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जो नॉन मोटाइल, समझिए नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं या नॉन मोबाइल आप कह सकते हैं, नॉन मोबाइल दैट मीन्स गमन का ना होना, लोकोमोशन इसमें नहीं होता है, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल, व फोटोसिंथेटिक बोले तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात यह ऑल ऑर्गेनिज्म अपना फूड यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या निर्मित करते हैं, जिस कारण इन्हें, देखिए भोजन बनाना, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन मत लाना कि सर मम्मी तो किचन में भोजन बनाती है, उस तरीके से नहीं, भोजन को प्रोड्यूस करना, ये निर्मित कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्मित नहीं रहते हैं। हम लोग जो खाना पीना बनाते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ही बनाते हैं, जैसे आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ये सब है तो प्लांट ही, कोई प्लास्टिक थोड़ी ना है ना, है तो प्लांट ही, प्लांट से कोई तो हम लोग यहाँ पर पका करके खा रहे हैं, यानी हम सब प्लांट के ऊपर निर्भर है। कुछ मांसाहारी भी होते हैं जो मांस को खाते हैं, है ना, मीट खाना उनको पसंद होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये अपने भोजन को अपने आप बनाते हैं, यानी कि अपने अंदर ही ये फूड को प्रोडक्शन कर लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लेकर के फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब खुद तो भोजन बनाते हैं लेकिन वो कार्निवोरस भी होते हैं, एनिमल को खा लेते हैं, उनसे अपना प्रोटीन प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, उनकी बात अलग
उनकी बात अलग है। एक्सेप्शन केस, देखिए बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शनल केस बहुत सारे हैं बायोलॉजी में, ठीक है। हम सटीक रूप से बिल्कुल वो बात नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये बिल्कुल सत्य है, तो सटीक रूप से आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसका एक्सेप्शन अगर अभी नहीं है तो आगे हो सकता आ जाए, या शायद वो ठीक ही रहे, है ना। तो लेकिन जिस कारण इन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे अब बात आ रही कि सर इसमें कौन कौन से प्लांट्स में ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं, तो यहां पर आप लोगों ने जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा 11th में, तो देखा होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर क्या डिस्कस किया था, एल्गी के बारे में डिस्कस किया था, शैवाल के बारे में डिस्कस किया था किंगडम प्लांटी में, राइट। तो यहां पर एक क्रम रखा गया है, एक क्रम में सारे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, सारे प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने दिया है ये, विटेकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए काफी अच्छा लगता है, सही से हम लोग एक प्रॉपर वे में हर प्लांट्स को, हर एनिमल्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो एल्गी सबसे पहले प्रोड्यूस हुए, देन ब्रायोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइट्स को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में यहां पर टेरिडोफाइट्स को पढ़ा जाता है, ये सारे के सारे प्लांट ही हैं, टेरिडोफाइट्स को अपन लोग डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करते हैं, जिम्नोस्पर्म, और फिर हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स में ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। ये जो क्रम यहां पर लिखा है, इसी क्रम में हम लोग एक एक प्लांट को डिस्कस करते हैं, और बीएससी में भी आपको इसी क्रम में ही सबको पढ़ना होगा, राइट। अब जो फिफ्थ हमारा है, पांचवा जो लास्ट है, वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। अब बेटा जो किंगडम एनिमेलिया है, इसमें खास बात क्या है, इसको समझ लेते हैं, है ना। तो लिखें, इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव, जीव बोले तो जंतु, हम यहां पर जंतु ही स्पेशली रखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जो मोटाइल या मोबाइल चलाने वाला नहीं, मोटाइल या मोबाइल मीन्स हम कह सकते हैं गमन का होना, लोकोमोशन का होना, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है, ठीक है। मोटाइल या मोबाइल, व हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक कहने मतलब विषम पोषी, या हम इसको बोल सकते हैं परपोषी, मीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं सभी लोग, सभी किंगडम्स क्या होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं, समझ रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं जो लोकोमोशन को शो करते हैं, और ये अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, अभी बताऊंगा। क्या लिखा, हेट्रोट्रॉफिक विषमपोषी होते हैं, अर्थात यह ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे, अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, तथा यह ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं। यह ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस बोले तो प्लांट के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, यानी कि ये
भोजन जो है ना एनिमल से ही प्राप्त कर सकते हैं, एनिमल को ही ये सिर्फ खाएंगे, प्लांट को नहीं खाएंगे। या ओमनीवोरस, ओमनीवोरस बोले तो सर्वाहारी, सब कुछ खा लेंगे, ये प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप खुद हो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये खा सकते हैं, हो सकते हैं। डॉग की बात करें तो वो भी खाते हैं, आप डॉग को रोटी देते हैं ना तो रोटी खा लेता है, और अगर उसको कहीं पर मांस की भी सुगंध आ गई तो वो सीधे निकल लेता है वो खाने के लिए, राइट। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए वो कैसे किए गए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में और एज वेल एज कॉर्डेट्स के बारे में। अब अगर अपन लोग नॉन कॉर्डेट की बात करें, ठीक है, नॉन कॉर्डेट की बात करें तो थोड़ा सा डिटेल इसमें हम लोग और देख लेते हैं। नॉन कॉर्डेट को हम लोग बीएससी में स्पेशली दो भाग में डिटेल के रूप में पढ़ते हैं। जो पहला पेपर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा नॉन कॉर्डेट का ही, और जो पहला पेपर होगा उसमें वो होगा लोअर नॉन कॉर्डेट, लोअर नॉन कॉर्डेट यानी ऐसे नॉन कॉर्डेट जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, आद्य प्रकार के हैं। और दूसरा जो पेपर हमारा होगा वो होगा हायर नॉन कॉर्डेट्स, हायर नॉन कॉर्डेट एंड लोअर नॉन कॉर्डेट। ये दो पेपर नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड है, ठीक है। दो पेपर किससे रिलेटेड है, नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड है। अब बात आती है कि सर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें फाइलम्स को पढ़ेंगे, संघ को पढ़ेंगे। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग नॉन कॉर्डेट देख लें, नॉन कॉर्डेट में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, याद रखिएगा, पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग टीनोफोरा एक फाइलम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे ऑर्गेनिज्म। अच्छा, डिटेल में देखने का अर्थ ये नहीं है इसे प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाना, प्रोटोजोआ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए वो भी पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटोजोन्स को यहाँ पर ही रखा गया अकॉर्डिंग टू बीएससी के लेवल पर अगर देखा जाए लोअर नॉन कॉर्डेट, ठीक है। यूग्लिना हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, है ना, ये सब हम लोग यहाँ पर अमीबा हो गया, ये डिस्कस करेंगे। देन टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद में हम लोग यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस और एट लास्ट निमेटोहेल्मिन्थिस, निमेटोहेल्मिन्थिस। ये ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फाइलम है और इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए और नॉन कॉर्डेट में स्पेशली लोअर नॉन कॉर्डेट में यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ पर जो फाइलम इंक्लूड किए गए वो कितने हैं, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फाइलम हमारे ऐसे हैं, यानी 6 प्रकार के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लोअर नॉन कॉर्डेट में आते हैं और जो कि है नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट कहने का मतलब क्या होता है, नॉन कॉर्डेट कहने का मतलब होता है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपको इसमें हड्डी नहीं दिखाई देगी कतई भी, और नोटोकॉर्ड भी आपको नहीं दिखाई देगी, नहीं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। अब हायर नॉन कॉर्डेट ये है लेकिन थोड़ा सा उच्च प्रकार के, इन ऑर्गेनिज्म से ये थोड़े से डेवलप्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेटोहेल्मिन्थिस, इनसे हाई डेवलप फॉर्म में और भी नॉन कॉर्डेट पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया एनेलिडा, ठीक, अर्थवर्म आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, लीच पढ़ते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच वगैरह यहाँ पर रखा गया है, जितने भी इंसेक्ट हैं उनको रखा गया है, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का, पाइला वगैरह यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक्काइनोडर्मेटा, यहाँ पर हम लोग स्टार फिश के बारे में बात करेंगे। और एट लास्ट जो आपको बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ना रहता है कॉर्डेट के रिलेटेड में, लेकिन अब उसको हटा करके हायर नॉन कॉर्डेट में इंक्लूड कर दिया गया है, वो सब फाइलम है लेकिन अब उसका फाइलम बना दिया गया है पूरा, वो है हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा के बेसिस पर हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा के ऊपर पहले भी चर्चा करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये कॉर्डेटा के एक रेनिएटा
ग्रुप ए क्रेनिएटा का पहला सब फाइलम है जिसमें बेलेनोग्लॉसस को पढ़ाया जाता है। लेकिन कॉर्डेट से अब इसको निकाल करके, समझ रहे, कॉर्डेट से अब इसको निकाल करके हायर नॉन कॉर्डेट के एकाइनोडर्मेटा फाइलम के बाद में इस फाइलम को रख दिया गया, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा जिसमें बेलेनोग्लॉसस पढ़ाया जाता है। इसको कॉर्डेट में क्यों रखा गया था पहले? तो कॉर्डेट में पहले इसलिए इसको रखा गया था कि ऐसा माना जाता है या ऐसा लगा था शुरुआत में कि जो बेलेनोग्लॉसस ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो नोटोकॉर्ड नहीं होती, वो कार्टिलेज की एक स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर बना होता है जो प्रोबोसिस कहलाता है, इसका सूंड कहलाता है, और उसके अंदर ये लगता था कि नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं होता। जिस कारण आज जब इसको अच्छे से डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ लिया गया, समझ लिया गया, इसके बारे में स्टडी कर लिया गया, तब इसको वहां से निकाल करके कहते हैं कि भाई साहब आपकी जगह यहां पर नहीं है, आप सीधे जाओ हायर नॉन कॉर्डेट में पहुंच जाओ। तो हेमिकॉर्डेट को यहां पर डिस्कस करेंगे। अब बीएससी सेकेंड ईयर वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये वहां पढ़ाया जाएगा, शायद आपके यहाँ हेमिकॉर्डेट ना पढ़ाया जाए, सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाए, तो भी आपके लिए बेनिफिट है। वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे हेमिकॉर्डेट को, राइट। अब अगर हम लोग कॉर्डेट संघ की बात करें, उसकी बात करें बेटा, कॉर्डेटा की बात करें, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है या कॉर्डेट्स जो हैं, जो कॉर्डेट्स हैं इनको फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड किया गया है, संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। और संघ कॉर्डेटा कहने का मतलब क्या होता है? आप लिख सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जिनकी लाइफ साइकिल में किसी ना किसी स्टेज, इनकी लाइफ साइकिल में किसी ना किसी स्टेज में, यानी कोई भी अवस्था हो सकती है, किसी ना किसी स्टेज में। ये मैंने टर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पर एक एक्सेप्शन है, हर्डमानिया, ठीक है, उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन जो उसका एडल्ट होता है उसमें नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल में किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उसे कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? कॉर्डेट्स कहते हैं। अब यहां पर जो ओवरव्यू हम लोग, देखिए फाइलम कॉर्डेटा जब डिस्कस करेंगे ना हम लोग सेकेंड ईयर में, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अगर एक ओवरव्यू निकाला जाए तो ओवरव्यू में हम लोग यहां पर एक जो सब फाइलम है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में हम लोग हर्डमानिया के बारे में डिस्कस करेंगे और यूरोकॉर्डेटा में हम लोग ब्रांकियोस्टोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए यहां पर आपको थर्ड पेपर में ये सब समझाया दे रहा हूं बेटा, कि जब फर्स्ट और सेकंड पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर एक सुपर क्लास भी पढ़नी है, जो वर्टिब्रेटा ग्रुप में रखा गया है, सुपर क्लास जिसका नाम है पिसीज। ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है, पिसीज। इनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस्ड हो गई किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। दैट मींस यहां पर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जा रही? नोटोकॉर्ड। तो ये बात याद रखिएगा, सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में मात्र क्या पाया जा रहा है? नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। लेकिन सबफाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें, चलो मैं यहां पर लिख ही दे रहा हूं, सबफाइलम अगर हम लोग वर्टिब्रेटा की बात करें, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, यानी वर्टिब्रेट्स कहने का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। उन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले सुपर क्लास जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिसीज के बारे में, ठीक है, सुपर क्लास पिसीज। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हमारी सारी क्लासेस चलेंगी। तो क्लास जो यहाँ पर क्लासेस मतलब क्लास ये वाली तो चलेंगी, लाइव क्लास ये जो चली रही क्लासेस, लेकिन क्लासेस कहने का मतलब यहाँ पर जो क्लास हम लोग देखेंगे वो होगा एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया, उभयचर। यहां पर क्लास हम लोग देखेंगे रेप्टिलिया,
सरीसृप के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग क्लास एबीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पक्षियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और एज वेल एज लास्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी क्लास मेमेलिया। ठीक है, तो क्लास मेमेलिया को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक खास बात, ये सिर्फ नाम के ही डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे जब कॉर्डेट पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। समझ रहे हो, सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तब वहां पर ये कंप्लीटली डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं अपन लोग, जिस तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर डिटेल्ड फॉर्म में बच्चा हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद जो हमारा एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। इसमें कुछ खास बात यह है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, किसने प्रपोज किया ये पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए, कार्ल वूज ने सर्वप्रथम, जल्दी लिखें, सर्वप्रथम 1990 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, था। कब? 1990 में, 1990 में इन्होंने ये बात बताई थी। और अच्छी बात यह है कि 4 साल बाद मेरा जन्म हुआ था, 1994 में। चलिए, इन्होंने ये अच्छी बात है, हाँ भैया अच्छी बात है, इन्होंने अपने सिस्टम में, याद रखिएगा, इन्होंने अपने सिस्टम में 3 डोमेन सिस्टम को, याद रखिएगा, अब इन्होंने अपने सिस्टम में 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज किया। देखो, डोमेन सिस्टम को ज्यादा आप ये मत समझो कि ये बड़ा कठिन है। ठीक है, आप ये समझ लो कि डोमेन सिस्टम कहने का मतलब यहां पर ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया कि जिसमें इतने ढेर सारे जो किंगडम थे, 5 किंगडम थे, इसको मात्र 3 डोमेन में ही क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। जैसे, और काफी बेहतर तरीके से, ऐसा भी नहीं कि ये जो डोमेन सिस्टम दिया वो बेकार दिया, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन मान्यता हम लोग जो अधिकतर जो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं वो किसका है, विटेकर का है अभी तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तो वहां पर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी थ्योरी। समझ रहे हैं, मतलब हम बात करेंगे अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स में आपके सर बताएंगे बहुत अच्छे से वहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने किसने कौन कौन से बेसिस, तो प्लांट के लेवल पर वहां पर बात हुई। फिलहाल यहाँ पर जो हम लोग इसके बारे में समझ रहे हैं, तो जो 3 डोमेन सिस्टम दिया वो कौन कौन सा था। तो पहला जो यहाँ पर डोमेन सिस्टम था उसका नाम था आर्किया, याद रखिएगा, आर्किया। दूसरा था बैक्टीरिया, और तीसरा था बेटा यूकैरिया। यूकैरिया, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ तो खास बात है। आर्किया में ऐसे ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले बने होंगे। माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर सबसे पहले बने होंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया, जैसे आर्की बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया। तो ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं माने जाते। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया नहीं माने जाते। बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया माने जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, यू बैक्टीरिया जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर साहब ने कहा था। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया में स्पेशली इन्होंने किंगडम मोनेरा को प्रपोज कर दिया। किंगडम मोनेरा, यानी कि जो 3 डोमेन सिस्टम था, इस 3 डोमेन सिस्टम में जो मोनेरा किंगडम है वो बैक्टीरिया में कर दिया, और आर्किया में, यानी मोनेरा में, जो मोनेरा किंगडम में जो आर्की बैक्टीरिया रखा था, इस आर्की बैक्टीरिया को एक 3 डोमेन सिस्टम में आर्किया के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया। अगर हम लोग यूकैरिया की बात करें तो यूकैरिया मींस 70 प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि जो किंगडम हमारे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे प्रोटिस्टा, तो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा आता है, फिर किंगडम फंजाई आता है, या माइकोटा हम कह सकते हैं, या माइकोटा। ठीक है, फिर किंगडम प्लांटी आता है, और उसके बाद में किंगडम एनिमेलिया। तो इन सभी को इन्होंने कहां इंक्लूड कर दिया, यूकैरिया में इंक्लूड कर दिया। दैट मींस 1 2 3 4 किंगडम को उठा करके इन्होंने यूकैरिया में कर दिया,
पांचवें किंगडम को उठा करके इन्होंने बैक्टीरिया के अंतर्गत रख दिया, लेकिन किंगडम मोनेरा में जो आर्की बैक्टीरिया था इसको इन्होंने यहां से हटाया। तो इसको हटाने के लिए कार्ल वूज ने ये 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज किया। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के ऊपर। ठीक है, एनिमल सेल ही स्पेशली पढ़ाना है, प्रोकैरियोट्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी देख लेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे कि सर प्रोकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, और यूकैरियोटिक सेल दैट मींस एनिमल सेल का हम लोग वहां पर स्पेशली डिस्कस करेंगे, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।